मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आशा करता हूं कि तुम सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित कहानी अपना अपना भाग्य पढ़ाने जा रहा हूं, अर्थात इसका वाचन करने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि तुम सभी के पास पुस्तक होगी और उसे ध्यान से देखोगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने तुम्हें कहानी अपना अपना भाग्य के विषय में लेखक का परिचय, कहानी अपना अपना भाग्य का उद्देश्य, कहानी की सार्थकता अर्थात कहानी के शीर्षक की सार्थकता और कहानी का संक्षिप्त परिचय दिया था या कहानी का सारांश दिया था। आज मैं तुम्हें उस कहानी का वाचन करूँगा, उसकी व्याख्या करता रहूँगा और कठिन शब्दों का अर्थ भी तुम्हें बताऊँगा। ध्यान देना, जो बच्चे इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे होंगे वे बच्चे फिर से देख लेंगे, क्योंकि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मैं कहानी अपना अपना भाग्य जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित का वाचन करने जा रहा हूँ। पेज नंबर 26, अपना अपना भाग्य, पेज नंबर 26 देखोगे। अब मैं कहानी पढ़ने जा रहा हूँ। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गए। ध्यान देना, लेखक अपने मित्र के साथ उत्तराखंड के अल्मोड़ा के पास नैनीताल की पहाड़ियों को देखने के लिए गया। वहाँ पे घूमने टहलने के बाद संध्या होती है। माना जाता है कि नैनीताल की संध्या उसी तरह से सुंदर लगती है जिस प्रकार से किसी सी बीच पर या सागर के तट पर सूर्योदय का होना और सूर्यास्त का होना होता है। धीरे धीरे संध्या ढल रही है और लेखक पहाड़ी के नीचे उतर आया है और सड़क के किनारे एक बेंच पर मित्र के साथ में बैठ गया। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू करके बेरोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद, कभी लाल। इस तरह से भिन्न भिन्न रंगों से दिखाई देता हुआ उस समय का संध्या बहुत ही आकर्षक और मनमोहक लग रहा था। 5-10 मिनट 15 मिनट हो गए, लेकिन मित्र के उठने का कोई इरादा न मालूम हुआ। तब लेखक ने उनसे झुझला करके कहा, चलिए भी। यहाँ चलिए भी कहने का मतलब कि काफ़ी घूम टहल लेने के बाद बेंच पर बैठते हुए भी काफ़ी समय हो गया, अब वहाँ से चला जाए, क्योंकि अब अपने होटल में चलना है, अपने रात्रि निवास के स्थान पे चलना है। तो इस तरह से लेखक उनसे कहता है, चलिए ना। लेकिन फिर भी लेखक का मित्र कहता है, अरे ज़रा बैठो ना, बैठो बैठो बैठो, अभी क्या हुआ है, अभी बैठो, अच्छा लग रहा है, संध्या समय सुंदर लग रहा है, आकर्षक लग रहा है, मन को मोह लेता है। ऐसा समय, ऐसा स्थान कब कहाँ मिलेगा कोई ठीक नहीं है। और इस तरह से वह उसे कुछ बातें कह करके बैठा लेता है। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब जोर से बैठा लिया तो और चारा ही नहीं रहा, लेखक भी बैठ जाता है। सनक से छुटकारा पाना आसान न था और ज़रा बैठना भी ज़रा न था। सनक का मतलब होता है धुन,
या पागलपन, अर्थात एक ही बात पे रटे जाना, अपनी बात पे अड़े रहना, यह धुन या पागलपन होता है। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कूड़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, अरे देखो तो वह क्या है। लेखक इस बात को सुन करके आश्चर्यचकित होता है और उधर देखने लगता है। लेखक कहता है कि मैंने देखा कि कोहरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी मूर्ति उसकी तरफ आ रही थी और उसने कहा, होगा कोई। लेखक ने अपने मित्र से कहा, होगा कोई, आने जाने वाले तो बहुत से होते हैं, आते जाते रहते हैं, हमसे इनका क्या लेना देना है। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का, सिर के बड़े बड़े बाल खुजलाता हुआ चला रहा था, नंगे पैर नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाई हुए था। इसे देख करके या ऐसा दृश्य हमें यह समझने के लिए मजबूर कर देता है कि वह गरीब होगा, असहाय होगा और इस समय अनाथ भी हो सकता है। पैर उसके न जाने कहाँ पड़े थे, वह जाना कहाँ चाहता था, लेकिन किधर जा रहा था वह स्वयं नहीं जान सकता था, स्वयं नहीं जान पाता था और चला जा रहा था भागता हुआ। न उसे दाएं का पता न उसे बाएं का पता। पास की चुंगी की लालटेन के छोटे छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा कोई 10-12 वर्ष का लड़का होगा, गोरे रंग पर मैले से काला पड़ गया। लेखक कह रहा है कि लड़का देखने में अत्यंत गोरा था, लेकिन वह देखने में काला पड़ गया था और इस तरह से उसके शरीर की सुंदरता प्रायः नष्ट सी दिखाई दे रही थी। पैर नंगा था, अर्थात पैर में न तो चप्पल थे और न ही जूते थे। सिर नंगा था, यहाँ पे सिर नंगे का था मतलब न सिर पे कोई टोपी थी, न सिर पे कोई तौलिया थी और न ही सिर पे उसके कोई गमछा था। एक मैली सी कमीज अपने कंधे पे लटकाए हुए वह भागा दौड़ता हुआ लेखक की तरफ चला आ रहा था। लेखक की तरफ का चला आ रहा था, वह किधर जा रहा था उसे स्वयं को नहीं मालूम। चूँकि लेखक वहाँ पे बैठा है और लेखक की तरफ ही आ रहा था, इसलिए लेखक मन में सोच रहा है कि वह उसी की तरफ चला आ रहा है। न जाने पैर कैसे उसके पड़ते जा रहे थे। पास की चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा तो कोई 10-12 वर्ष का लड़का लग रहा था, अर्थात उसकी यदि उम्र की गणना की जाए तो वह बच्चा 10 या 12 वर्ष से ज़्यादा नहीं लग रहा था। 10-12 वर्ष का बच्चा, जैसा कि तुम जानते हो, किस क्लास में पढ़ने वाला है, बस मात्र वही 6-7 क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है। और लेकिन वह बच्चा दौड़ता हुआ, हाँफता हुआ किधर से किधर जा रहा है, यह बता रहा है कि वह बेचैन है, असहाय है, कोई मजबूरी में है, इसलिए वह अभी दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आंखें अच्छी थी, लड़का सुंदर था, लेकिन आंखें उसकी सूनी दिखाई दे रही थी। माथा जैसे अभी से झुर्रिया खा गया है। ध्यान देना, ये रहता है माथा। जैसा कि तुम सभी हो, सुंदर हो, स्वस्थ हो, शरीर या शारीरिक रचना भी तुम्हारी सुंदर दिखाई देती है क्योंकि तुम यंग हो और खाने पीने वाले घर से तुम संबंधित हो, अर्थात अच्छे घर के परिवार के लड़के हो, इसलिए तुम्हारा शरीर स्वस्थ और सुंदर दिखाई देता है। लेकिन वह बालक यहाँ पे नैनीताल की पहाड़ियों में, वादियों में ऐसा सड़कों पे दौड़ रहा था जैसे उसका कोई है ही नहीं। कितने दिन का खाया रहा होगा, इसीलिए वह भूख से तड़पता रहा होगा, या तुम कह सकते हो कि भोजन न मिलने के कारण उसका शरीर, उसका काया दुबला पतला हुआ होगा और माथे पे झुर्रियाँ लगती होगी, जैसे वह बूढ़े व्यक्ति के शक्ल में दिखाई देता रहा हो। लेखक का कथन है, वह हमें न देख पाया
वह जैसे कुछ भी न देख रहा था, न नीचे की धरती न ऊपर, चारों ओर फैला हुआ कोहरा था। न सामने का तालाब देख पा रहा था और न एकाकी दुनिया दिखाई दे रही थी उसको कि है वह दुनिया में अकेले है और दुनिया उसके लिए अकेली है। वह बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था। निकट वर्तमान को देखने का मतलब है कि वह पैरों की चाल, अपने दौड़ने की अंदाज को ही देखता हुआ दौड़ा हुआ भागता चला जा रहा था। मित्र ने आवाज़ दी, ऐ मित्र ने आवाज़ दी, ऐ। उसने अपनी शून्य आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू क्यों घूम रहा है? लेखक का मित्र कहता है, बालक मूक, चुप। मूक माने चुप। फिर भी बोलता हुआ सा चेहरा लेकर के खड़ा रहा। लेखक का मित्र उससे पूछता है, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। फिर पूछता है क्वेश्चन, कल कहाँ सोया था? दुकान पर। फिर लेखक फिर उससे वार्तालाप में कहता है, आज वहाँ क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम 1 रुपया। बच्चा बोलता है कि जिस दुकान पर वह काम करता था वह व्यक्ति या दुकानदार सारे काम उससे करवाता था, लेकिन उसे 1 रुपया देता था और झूठा काम। फिर नौकरी करेगा? लेखक का मित्र उससे पूछता है, फिर नौकरी करेगा? लड़के ने कहा, हाँ। बाहर चलेगा? लेखक के पूछने पर, बाहर चलेगा? लड़के ने कहा, हाँ। आज क्या खाना खाया था? बोला, कुछ नहीं। लेखक का मित्र पूछता है, आज क्या खाना खाया था? उसने कहा, कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? बोलता है, नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? लड़के ने हाँ हाँ शब्द से संबोधित किया, हाँ यही सो जाएगा। कहाँ सोएगा? लेखक का मित्र उससे पूछता है, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में। लेखक का मित्र पूछता है, इन्हीं कपड़ों में यहीं सो जाएगा? बालक फिर आंखों से बोल करके मुंह खड़ा रहता है। आंखें माने बोलती थी कि यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न पूछता है, जब देखता है कि उसके पास न सिर पे कोई पगड़ी है, न पैर में कोई चप्पल है, न शरीर पे कोई कपड़ा है, तो वह कैसे सोएगा, कहाँ सोएगा? इस बात को बार बार रिपीट करता है। यह तो मूर्खता का प्रश्न लगता है। लेखक फिर भी पूछता है, माँ बाप हैं? हाँ। लड़के ने जवाब दिया, हाँ। कहाँ हैं? 15 कोस दूर गांव में रहते हैं। तू भाग आया? हाँ, मैं गांव से भाग आया। लेखक का मित्र पूछता है, क्यों भाग आए? उसने कहा, मेरे कई भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता है, माँ भूखी रहती है, बहन रोती रहती है, भाई रोता रहता है, इसलिए मैं वहाँ से भाग आया। उसके कहने का मतलब था, वह सोचा कि वह चलेगा शहर में, कुछ पैसे कमाएगा और पैसे कमा करके अपने माता पिता के भूख को मिटाने का प्रयास करेगा। बिना पूछे ही वह कहता है, एक साथी और था, उसी गांव का, मुझसे बड़ा। दोनों साथ यहाँ आए थे, अब वह नहीं आए। लेखक का मित्र पूछता है, अब वह कहाँ गया? लड़के ने कहा, मर गया। बस जरा सी उम्र में ही इसकी मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ, पूछा, मर गया? हाँ। लेखक का मित्र ने पूछा, कैसे मर गया? उसने कहा, साहब ने मारा, मर गया। अच्छा। लेखक का मित्र कहता है, अच्छा हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्त के होटल आए। वकील साहब होटल के कमरे से उतर करके आए। काश्मीरी दूसरा लपेटे हुए थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पलें थी, अर्थात मोजा पहने हुए थे और नीचे पैर में चप्पल थे। स्वर में हल्की झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। ओहो, तो फिर आप आ गए, कहिए क्या बात है? लेखक के मित्र ने कहा, आपको नौकर की ज़रूरत थी ना? ये देखिए, यह लड़का। उन्होंने कहा, कहाँ से लाए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। लेखक के मित्र ने कहा, अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे में अवगुण छिपे रहते हैं,
आप भी क्या गरीब अजीब आदमी हैं, कहीं से उठा लाए इसको, लो जी यह नौकर लो। मानिए तो ये लड़का अच्छा नहीं मिलेगा। आप भी जी बस खूब हैं, ऐसे गोरे, ऐसे गहरे, ऐसे खैरे बच्चों को ला करके नौकर के लिए दे देते हैं, यह न जाने क्या करके चंपत हो जाए। लेखक का मित्र कहता, मानिए तो यह अच्छा लड़का होगा। आप भी जी बस खूब हैं, ऐसे गहरे को नौकर बना लिया और अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर के चला जाए। आप मानते ही नहीं। मैं कहता हूँ आप समझिए कि ये लड़का अच्छा होगा, मैं क्या खाक मानूँ? आप भी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने को जाते हैं। और वह 4 रुपया रोज के किराए वाले कमरे में सजी मशहरी पर सोने झटपट चले जाते हैं। बालक कुछ ठहरा, मैं असमंजस में रहा। तब वह प्रेत गति से एक ओर बढ़ा और कुहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक सी थे उसके पास बहुत कम कपड़े हैं। यह संसार है यार। लेखक कहता है, यह संसार है यार। फिलॉसफी की बात करता हुआ, फिलॉसफी का मतलब होता है किसी को ऐसे कुछ बात कर देना सारगर्भित कि वह सुने और समझे कि इसके में जो है सच्चाई भरी हुई है। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेहयाई कहो, स्वार्थ जो चाहे सो करा दे। हम सभी बिस्तर में सोने चल रहे हैं और बच्चा कहाँ गया होगा। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डीपब में नहीं आया। होटल डीपब में जो आने के लिए कहा था नहीं आया। अब नैनीताल शहर खुशी खुशी खत्म होने को हुए थे। उस लड़के की आस लगाए बैठे रहने की ज़रूरत, लेखक कहता है, हम लोगों ने नहीं समझी और मोटर में सवार होने के लिए तैयार हो गए। मोटर में सवार होते ही यह समाचार मिला, पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की अवस्था, वही काले चिथड़ों की कमीज, आदमियों की दुनिया में बस यही उपहार उसके लिए छोड़ गया। पर बताने वाले लोगों ने बताया कि उसके मुंह पर, उसके छाती पर, उसके मुट्ठियों में और पैरों पे बर्फ़ की ऐसी हल्की सफ़ेद चादर चमक रही थी, दिखाई दे रही थी, मानो दुनिया की बेहयाई को ढकने के लिए प्रकृति ने उस बालक के शव पर ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया। और इस तरह से यह कहानी अपना अपना भाग्य यहीं पे पूरा हुआ। आशा करता हूँ कि तुम सभी इस कहानी में इंटरेस्ट लिए होगे और कहानी को ध्यान से सुने होगे। तो अब मैं यहीं पे अपने इस कहानी का वाचन का विराम देता हूँ और तुम सभी को धन्यवाद देता हूँ। हाँ, धन्यवाद तो देता हूँ तुम्हें, लेकिन थोड़ा सा मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं कुछ कठिन शब्दों का अर्थ बता रहा हूँ और तुम लोग उसे नोट कर लो। तो तैयार हो जाओ, मैं शब्दों को बता रहा हूँ, शब्द और अर्थ दोनों ही थोड़ा लिख लो, तो तुम्हें कहानी को पढ़ने में और कहानी की व्याख्या करने में और भी समझ में आ जाएगा। तो पहला है निरुद्देश्य। निरुद्देश्य का मतलब होता है बिना किसी उद्देश्य के। लिखो निरुद्देश्य। निरुद्देश्य का मतलब होता है बिना किसी उद्देश्य के। अरुण, अरुण का मतलब होता है लाल। मशहरी, मच्छरदानी। रेशा, महीन सूता, ध्यान देना, रेशा, महीन सूता। प्रमोद, प्रमोद का मतलब होता है आनंद या खुशी। नेटिव, नेटिव का मतलब होता है मातृभूमि। पार्श्व, पार्श्व का मतलब होता है पीछे। रमणीय, रमणीय का मतलब होता है युवतियाँ। सुरम्य, सुरम्य का मतलब होता है रमणीय या सुंदर। परिवेष्ट, घेरा। सरपट,
तेज, सरपट तेज, बंसी मछली, असमंजस दुविधा या अड़चन। इस तरह से आगे थोड़ा सा और लिख लो। दोशाला लंबा चौड़ा शाल, समग्र संपूर्ण, प्रतिष्ठापित स्थापना करके, चिथड़े, चिथड़े का मतलब होता है फटे पुराने कपड़े, तांता पक्ति, छीण, छीण माने कमजोर या महीन, निर्जन सुनसान, इक्का दुक्का एक दो। इसके आगे लिखो बृहदाकार बड़े आकार का, अस्तब्ध, अस्तब्ध का मतलब शांत, शुभ्र शून्य, दीपालिका, फिर से सुन लो, दीपालिका दीपों की माला, तर होना पूरी तरह से भीग जाना, इरादा उद्देश्य, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब होता है छाया या परछाई, प्रकाशवृत्त प्रकाश का गोला, मूक चुपचाप या मौन, अजीब विचित्र, झुझलाहट रूखापन, चंपत होना भाग जाना, चंपत होना ये तुम्हारा एक मुहावरा भी है, चंपत होना माने भाग जाना, चोर चोरी करके चंपत हो गए, कड़ाके तीव्र या अत्यधिक, शक पकाकर हैरानी से परेशान होकर, निठुराई कठोरता। तो इस तरह से कुछ कठिन शब्द थे, मैंने इसको तुम्हें बताया, तो इसे अपने तुम कॉपी में नोट कर लेना, शब्दार्थ इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद मैं उसका एक्सरसाइज करूँगा। तो एक बार फिर से मैं तुम लोगों को धन्यवाद देते हुए यहीं पे मैं अपने शब्दार्थ या शब्दों के अर्थ का जो मैंने कठिन शब्दों का अर्थ बताया यहीं पे तुम्हें हम समाप्त करता हूँ। यदि कुछ तुमको और भी समझ में नहीं आया होगा तो तुम पूछ भी सकते हो, इसे मैं फिर बाद में तुम्हें बता दूंगा। और एक बार फिर करता हूँ, जो पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे वह वीडियो को देख लेंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो धन्यवाद, यहीं पे मैं विराम देता हूँ।